इनकी डेफिनेशन भी सही है। ये कहते हैं कि मशीन लर्निंग इज द स्टडी ऑफ कंप्यूटर दैट इंप्रूव ऑटोमेटिकली थ्रू एक्सपीरियंस. It is seen as a subset of AI. Machine learning also build a model based on sample data known as training data in order to make predictions or decisions without being explicitly programmed to do so. मेन चीज यही तक है आपका कि मशीन लर्निंग इज इसी में सब कुछ सारा सार हो जाएगा. इसमें ऐसे कुछ चीजें कि ऑटोमेटिकली थ्रू एक्सपीरियंस इट इज अ सबसेट ऑफ एआई इंटेलिजेंस, ये हम लोग क्लियर कर चुके हैं. Build a model based on sample data known as training data in order to make predictions or decisions without being explicitly programmed to. Build a model, जैसे बहुत सारी चीजें क्या क्या मॉडल हो गया मेरे पास based on sample data in order to make predictions or decisions without being explicitly programmed to do so. एक अल्टरनेटिव डेफिनेशन भी क्या हो सकती है, मतलब ये सेम ही चीज है, बस इसी को मैं दूसरे वर्ड्स में लिख रहा हूं कि ये है सेट ऑफ टूल्स फॉर, मतलब ये थोड़ी सी inferences and prediction from data. कि हम लोग कुछ टूल्स को यूज करेंगे फॉर मेकिंग इन्फ्रेंसेस एंड प्रिडिक्शन फ्रॉम डेटा. तो पहली चीज आती है कि प्रिडिक्शन क्या है. ओके, प्रिडिक्शन होता है कि प्रिडिक्ट मतलब कि हम लोग कुछ कैलकुलेटेड गेस मारते हैं. ठीक है, कैलकुलेटेड गेस, आप तुक्का भी मार सकते हो, बट अगर आप तुक्का मारोगे तो उसे गेस कहा जाएगा, उसे प्रिडिक्शन नहीं कहा जाएगा. कैलकुलेटेड गेस अबाउट फ्यूचर. एग्जाम्पल के तौर पर कि क्या कल बारिश होगी. ठीक है, तो आप कह सकते हो कि हाँ भाई होगी, अराउंड 70-80% प्रोबेबिलिटी है. ठीक है, ये आप कैसे बता रहे हो. ठीक है, ये आप कैसे बता रहे हो, ये बता रहे हो कि आपने आज वेदर देखा तो वेदर में आपको क्लाउड्स दिखाई दिए. ठीक है, आपको अपने हवा में एक नमी, एक ह्यूमिडिटी भी दिखाई दी. दिखाई क्या मतलब महसूस हुई है. टेम्परेचर डाउन था, और विंड लो थी. ठीक है, मतलब लो प्रेशर बन गया है इस तरह. तो प्रिडिक्शन है कि आपने एक आउटपुट दे दिया. ठीक है, ये है प्रिडिक्शन. इन्फ्रेंस क्या होता है. इन्फ्रेंस होता है कि जो आपके पास इनपुट है ना, जो इनपुट है इसको आपने कंसीडर करा, इसको आपने कंसीडर करा और फिर आपने एक आउटपुट दिया. प्रिडिक्शन एक सिंपल सी चीज है कि आपने खाली बोल दिया कि यहाँ पर कि हाँ भाई कल बारिश होगी या फिर कल ट्रैफिक रहेगा, क्योंकि ठीक है. इन्फ्रेंस हुआ कि आपने इनपुट को देखा, उसको उसको कंसिडर किया, उसके ऊपर फिर आपने कुछ लगाया कि हाँ भाई अगर इतना क्लाउड है, इतनी ह्यूमिडिटी, इतने टेम्परेचर है और विंड लो है या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो है थोड़ा सा, तो आप ये बता सकते हो कि हाँ ठीक है यहाँ बारिश होगी. ये मैं इन्फर कर रहा हूँ. इन्फर 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 से ही आया है इन्फरेंस. और अगर जस्ट फॉर द सेक ऑफ डाउट हम लोग इन्फर की भी मीनिंग देख लेते हैं. ठीक है, deduce or conclude from evidence and reasoning rather than from explicit statements. ठीक है, तो हम लोग डिडक्शन करेंगे या फिर कंक्लूड करेंगे, हाँ ठीक है ये इनपुट है, ये कंडीशंस हैं, उनके हिसाब से मैं ये चीज कंक्लूड करना चाहता हूँ, जो काम शेरलॉक होम्स करता था. तो हम लोग डेटा को देखकर कुछ इसमें से इन्फ्रेंस करते हैं, कुछ चीजें इन्फर करते हैं. जैसे हम लोगों ने टाइटैनिक वाला डेटा देखा, हमारे पास खाली क्या था, डेटा था, टेबल थी एक. ठीक है, हमने उसके कुछ प्लॉट्स बनाए. ठीक है, कुछ हमने नंबर्स प्रिंट किए. हमने क्या कंक्लूड किया, हमने ये कंक्लूड किया कि women have high chance of survivorship. ठीक है, ये हमने कंक्लूड किया.
अब मेरे को कोई देगा कि यार ये टाइटैनिक का एक पैसेंजर है, इसका नाम ये है, एज ये है, सेक्स ये है, फेयर, केबिन, ठीक है, एम्बार्क्ड है। तो अब तुम्हें बताना है कि ये सरवाइव करेगा कि नॉट सरवाइव करेगा। अभी मैंने कुछ नहीं किया, अभी मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने जब मैंने डेटा को एनालाइज किया तो मैंने देखा कि भाई विमेन हैव हाई चांसेस ऑफ सर्वाइवल। तो मैं यहाँ पर इसका सेक्स देखूंगा कि ये मेल है कि फीमेल है। अगर फीमेल है तो मैं कह दूंगा हाँ ये सर्वाइव कर जाएगी। हो सकता है कि मेरी एक्यूरेसी गड़बड़ हो सकता है कि जब मैं 10 मेरे पास ऐसे पैसेंजर आए तो उसमें से मैं खाली 7 बार ही सही हूँ, 3 बार गलत हूँ। 7 बार सही हूँ, 3 बार गलत हूँ, तो मतलब मेरी 70% एक्यूरेसी हो गई है। तो मैंने खाली एक पैरामीटर के ऊपर, एक वैल्यू के ऊपर मैंने अपनी एक्यूरेसी 70% कर दी। अभी यहीं पर मैं एज भी जोड़ देता कि जिनकी एज 28 से लेस देन है वो भी सरवाइव कर सकते हैं, और फीमेल है तब तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है 80%। तो मैं खाली इन दो को देखकर मैं 84-82% ला सकता हूँ। यही काम जो हमने पूरी डेटा एनालिसिस करी थी, यही काम हम मशीन से भी करवा देंगे। तो फिर से आ जाते हैं डेफिनेशन पे कि सेट ऑफ टूल्स फॉर मेकिंग इन्फ्रेंसेस एंड प्रिडिक्शन फ्रॉम डेटा। तो हम इन्फर भी करते हैं, हमारी जो मशीन लर्निंग है वो डेटा से सीखती भी है और उसके बेसिस पर वो प्रिडिक्शन करती है, रैंडमली नहीं करती है, जो भी टूल्स हम लोग देखेंगे। अच्छा, एक मशीन लर्निंग की और डेफिनेशन नहीं आती है, एक इसको बताने का तरीका होता है जो मैंने वर्ड यूज किया था कि इट्स अ डिफरेंट पैराडाइम। तो पैराडाइम क्या होता है? हाँ, पैराडाइम होता है आपका सोचने का या करने का तरीका। अभी तक हम लोग किस तरह से सोचते या करते थे और अभी हम लोग आगे किस तरह सोचते या करते हैं। तो पैराडाइम की एक बार डेफिनेशन, एक एग्जांपल लेके डेफिनेशन बता देता हूँ कि एक ट्रेन थी, तो ट्रेन में वही स्लीपर का डिब्बा था, एक बच्चा बैठा हुआ है और बार बार पापा वो देखो, खिड़की के बाहर देखे, पापा वो देखो कुत्ता, पापा वो देखो पेड़, पापा वो देखो सूरज, पापा वो देखो खेत, ठीक है, हर मिनट का कूद कूद के खिड़की पे जाकर बोल रहा था। उसका बाप बैठा हुआ है और बाकी जो जानते हो स्लीपर का डिब्बा कैसे होता है, सब भरा भराया रहता है। तो वो सब लोग परेशान किए, बार बार इधर से उधर जा रहा है, पापा वो देखो खंबा, वो रहा घर, वो रहा नीला घर, वो रहा पीला घर, 50 बार कर रहा था। मतलब सब डिब्बे वाले परेशान हो गए कि ये परेशान कर रहा है और ये कोई इसके पिताजी जो बैठे हैं वो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। तो एक बंदा भाई गुस्से में आगे बोल देता है कि अपने बच्चे को रुकते क्यों नहीं है? तो वो कहता है कि नहीं, अभी अभी इसकी मदर की डेथ हो गई है कल ही। अब पूरा डिब्बा चुप। तो वो एक सेंटेंस ने कैसे, कि जो सोच रहा था कि ये बच्चा परेशान कर रहा है, उस एक सेंटेंस वो बदल देता है कि बच्चा परेशान नहीं कर रहा है, बच्चा ठीक है, उसे खेलने घूमने दो, जो करना है करना है। अब फिर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो उनके सोचने का तरीका बदल गया। तो ये पैराडाइम होता है कि ट्रेन के डिब्बे वाले सारे लोगों का पैराडाइम ही पूरा बदल गया। सो उनका फ्रेमवर्क, जिस तरीके से वो सोच रहे थे, उनका फ्रेमवर्क था कि ये बच्चा है, ये कूद रहा है, ये हम सबको परेशान कर रहा है। बट वो फैमिली मैटर के आते ही उनका फ्रेमवर्क बदल गया है कि नहीं, ये परेशान नहीं करे, इसे जो कर रहा है करने दो, सब बढ़िया है। फिर वो भी खिला रहे हैं, वो भी बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो यही चीज मशीन लर्निंग भी करती है, ये हमारा पैराडाइम चेंज कर देती है। कैसे करती है? अभी तक हम लोगों ने जो पाइथन में कोडिंग पढ़ी है, ठीक है, जो हम लोगों ने पाइथन में करना आया है, जैसे मुझे दो नंबर्स को ऐड करना था, तो मैं क्या करता था कि एक फंक्शन लिखता था, ठीक है, एक ए लेता था, एक बी लेता था, फिर सी इक्वल टू ए प्लस बी करता था, फिर रिटर्न सी करता था। ओके, या फिर मान लीजिए कि मुझे जैसे वो लूडो में बना रहा था, ठीक है, तो लूडो में बना रहा था, तो जब मैं लूडो बना रहा था तो उसमें कुछ रूल्स हैं कि आपकी गोटी यहीं से चलेगी, इस डायरेक्शन में चलेगी, 6 आने पर आप एक बाहर भी निकाल सकते हैं, एक, और आप उसे 6 कदम आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप किसी को काटते हैं तो आपको एक चांस और मिल जाएगी, और अगर आपका 3 बार 6 आ जाए तो आपकी चांस चली जाए, लास्ट चांस में आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं ये सब रूल्स बना रहा था कि अगर 6 आएगा तो कैसे चल सकता है, ठीक है, अगर 4 आया तो कैसे चल सकता है। हमें ये भी देखना होता है कि अगर वो अपने घर में आ रहा है वापस तो अब आगे ना जाए, वो इसमें अंदर चला जाए। तो ये सब मैं रूल्स कोड कर रहा था, मैंने पूरा कोड किया इसका।
यहां पर मैं कोड करके बता रहा हूं कि ऐड करने का मतलब है इन दोनों को प्लस करना। तो अभी तक हम लोग क्या करते थे काम, हम लोग यहां पर मैं बताता था इसको कि ये जो फंक्शन है ये ऐड करेगा, और ऐड करने के लिए मैंने बता दिया इसे कि यहां पर प्लस सिंबल लगा हुआ है। ओके, लूडो में मैंने बता दिया कि कैसे मूव करना है, किधर मूव करना है। यहां पर कोड मुझे लिखना है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मशीन लर्निंग कैसे सोच बदलती है, उसने आपको डेटा दे दिया, ठीक है। डेटा क्या दिया उसने, क्या कि ये है इनपुट, ये है आउटपुट। इसने कहा इनपुट है 2,2, आउटपुट आया 4, 3,2 आउटपुट आया 5, 13,17 आउटपुट आया 30, ठीक है। 5,1 आउटपुट आया 6, 1,5 आउटपुट आया 6, 17,13 आउटपुट आया 30, सॉरी 1,6 आउटपुट आया 7। हाँ सर 7। तो अब उसे कुछ नहीं पता, उसे खाली ये डेटा दिया गया है और बोला गया है कि ये एक बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स है। ब्लैक बॉक्स मतलब इसके अंदर क्या जा रहा है मुझे नहीं पता है। इधर से दो नंबर्स जा रहे हैं, इनपुट 1, इनपुट 2, कॉमा, और यहां से मुझे एक आउटपुट मिल रहा है। अब या तो मैं जाकर एडिशन सीखूं, या फिर इस डेटा को मैं एक एक करके इंसर्ट करूं, आउटपुट बता दूं। तो मशीन लर्निंग क्या करेगी, इसको देखकर ये बता देगी कि ये जो ब्लैक बॉक्स है, ये बताएगी नहीं कि ब्लैक बॉक्स करता क्या है, ये नहीं बताएगी कि यहां पर तुम एडिशन कर रहे हो, ठीक है। मशीन लर्निंग इस डेटा को देखकर ये नहीं बताएगी कि आप एडिशन कर रहे हो, ये एक आपको एक दूसरा बॉक्स बना के दे देगी। इसे हम लोग कहते हैं मॉडल, या जो मशीन लर्निंग का मॉडल कहता है। ये एक ऐसे ही बॉक्स दे देगी और ये कहेगी अब तुम मेरे को इनपुट दो तो मैं आपको आउटपुट दूंगा। तो अगर आप दोगे उसे 30,40, तो ये आउटपुट देगा 70। डिफरेंस क्या है, प्रोग्रामिंग या कोडिंग बोलो, कोडिंग और मशीन लर्निंग में हमें बॉक्स के अंदर क्या हो रहा है ये चीज पता है। तो अब आप चाहे जो इनपुट दे दो वो सेम, प्लस कर रहा है तो भाई प्लस ही करके देगा, ठीक है। मशीन लर्निंग में बॉक्स इज जनरेटेड फ्रॉम डेटा, या बॉक्स इज इन्फर्ड फ्रॉम डेटा, इन्फर्ड फ्रॉम डेटा। आपको नहीं पता होगा कि वहां पर प्लस चल रहा है, कि वो ऐसे कर रहा होगा कि माइनस और फिर माइनस वो इनपुट। जैसे मान लो कि ये इनपुट 1 था, तो माइनस माइनस इनपुट 2, ये भी हो सकता है बॉक्स के अंदर, ठीक है। ये भी सेम आउटपुट देगा। या फिर इसके अंदर वो फॉर लूप लगा देगा कि दूसरे नंबर के बराबर पहले नंबर को ऐड करते चले जाओ, मतलब जो भी लॉजिक होगा। अभी जो मैं ऐसे एग्जांपल बता रहा हूँ। तो एमएल में या तो आपके पास पहले बॉक्स हो, ठीक है, जिससे हम कोडिंग कर सकते हैं, हमको पता हो कि यहाँ प्लस ऐसे किया जाता है, या फिर आप मशीन लर्निंग यूज कर लो। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरी लाइफ का एग्जांपल है। जब मैंने पहली जॉब ज्वाइन करी तो मेरे पास था, मुझे मिला आधार प्रोजेक्ट, ठीक है। आधार प्रोजेक्ट में दो चीजें लिखी जाती हैं, एक आपका फिंगरप्रिंट लिया जाता है, राइट, और एक आपका आइरिस ली जाती है। तो आइरिस क्या होता है, ये होता है आपका, अगर मैं बनाऊं तो बेहतरीन ड्राइंग, ठीक है, ये होता है आपका प्यूपिल, राइट, ब्लैक ब्लैक होता है, ठीक है। ये आपका होता है स्क्लेरा, ये होता है वाइट वाइट, राइट। और ये जो एरिया होता है जिसमें कुछ पैटर्न बना होता है, कुछ लोगों का ब्लू होता है, कुछ लोगों का ब्राउन होता है, ब्लू बहुत रेयर होता है, ब्राउन बहुत कॉमन होता है, कुछ का ब्लैक भी होता है। इस पैटर्न को हम लोग कहते हैं आई। तो ये माना जाता है कि ये जो आइरिस का पैटर्न है ये यूनिक होता है पर पर्सन, यूनिक इन ईच पर्सन। तो इस आइरिस के पैटर्न को, जैसे कहते हैं कि फिंगरप्रिंट आपका यूनिक होता है, तो वैसे ही आइरिस भी यूनिक होती है। बट फिंगरप्रिंट क्या है कि मान लीजिए आपका हाथ कट गया,
तो आप फिंगरप्रिंट कहाँ देंगे? ठीक है। या फिर आप एक मजदूर हैं, तो अब आप सुबह से लेकर रात तक काम कर रहे हैं, शाम तक काम कर रहे हैं, तो आपकी फिंगरप्रिंट जो क्या होंगी, वो तो बेकार हो जाएंगी। या फिर आपका हाथ जल गया, तवे पर रखा जल गया, तो आपकी फिंगरप्रिंट जा सकती है। आइरिस के साथ इतना चांसेस नहीं है, मतलब ये आपके डेली यूज में आता है, ये भी डेली यूज में आता है, लेकिन यहाँ पर कोई टच नहीं करता है। और फिंगरप्रिंट आपका चेंज होता रहता है एज के हिसाब से। जैसे बच्चे का फिंगरप्रिंट थोड़ा मतलब कि सॉफ्ट टाइप, मतलब फिंगरप्रिंट सॉफ्ट क्या होगा, मतलब उसमें उतने ज्यादा गड्ढे नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर होता जाता है तो आपके जो फिंगरप्रिंट में गड्ढे पड़ते चले जाते हैं। मतलब गड्ढे मतलब उन्हें हमारा ऐसा कुछ होता है ना, ऐसा कुछ होते हैं, ये जो इनके बीच में गड्ढे होते हैं, तो वो बच्चे में नहीं होते हैं, बड़े में ज्यादा रफ होते हैं। सरफेस। हाँ, रफ सर्विसेज। ठीक है। तो ये काम आयरिस मतलब मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता था। लेकिन आयरिस में दिक्कत क्या है, आपको आंख ले जाकर घुसेड़नी पड़ती थी उस डिवाइस में, राइट। तो अच्छा, कुछ लोग फिंगरप्रिंट को अवॉइड भी करते हैं। अब तो जैसे कोरोना आ गया तो भाई फिंगरप्रिंट वाला सिस्टम ही बंद हो गया, तो वहां पर मैं अपने आयरिस के प्रोडक्ट बेच सकता था कि आप खड़े हो जाओ, वो आपकी फोटो ले लेगा, खींच लेगा। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इससे मैं ML में क्या बताना चाह रहा हूँ। अब मुझे ये पैटर्न निकालना होता था। ठीक है। कौन सा पैटर्न? ये वाला, ये सर्किल और ये सर्किल। ठीक है। क्योंकि मैं पहले बड़ा वाला सर्किल निकालता था, फिर छोटा सर्किल निकालता था, फिर इस एरिया को मैं माइनस कर देता था। अब ये सर्किल कैसे निकालते हैं? तो सर्किल निकालने के लिए एक आपकी एल्गोरिथम होती है, हफ ट्रांसफॉर्म। ठीक है। बट हम इसकी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि अगर आपके पास, जैसे हमें पूरी इमेज मिल जाती थी, उस इमेज को हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करते थे। मतलब इमेज आ गई मेरे पास, इमेज को मैं करता था ब्लैक एंड व्हाइट में, और फिर मैं उसमें से एजेस निकाल लेता था। तो एजेस मुझे ऐसे मिलती थी, मतलब ऐसे ऐसे पॉइंट्स मुझे मिल जाते थे। ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती थी, मुझे ऐसे पॉइंट्स मिल जाते थे। हाँ, मुझे ऐसे कुछ और ये मेरा वाइट हो जाता था। मतलब कुछ इमेज के ऊपर मैं कुछ काम करता था, मेरे साथ ऐसा हो जाता था। अब मुझे इसमें सर्किल निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? ठीक है। तो हम लोग पहले नैव अप्रोच या फिर जो सबसे बेसिक अप्रोच होती है वो यूज करते हैं। वो अप्रोच क्या कहती है? हाँ, अभी आ गई। ठीक है। तो नाइव अप्रोच क्या कहती है कि हम लोग 3 पॉइंट से एक सर्किल बना सकते हैं, राइट। या फिर छोड़ो, 3 पॉइंट है मेरे पास। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, रबड़ 3 पॉइंट है मेरे पास यहाँ पर। मैं क्या करूंगा, मान लीजिए मेरा फिगर इतना बड़ा है, मैं इतना बड़ा फिगर है मेरा, मैं एक एक रैंडम पॉइंट लूंगा। जैसे मैंने ये रैंडम पॉइंट लिया यहाँ पर। ओके। मैं कहूंगा कि इस रैंडम पॉइंट से 1 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर सर्किल बना दो, इसको सेंटर मान के। तो इसने एक सर्किल ऐसे बना दिया, लाइनिंग किया। इसने कहा ठीक है, अब 2 सेंटीमीटर पे बना दो। ठीक है। इसने कहा नहीं ठीक है सर, 3 सेंटीमीटर पे बना दो। इस पॉइंट को लेकर 3 सेंटीमीटर पर मेरे पास इतने सर्किल आ गए। मैं कैलकुलेट करता था फिर कितने पॉइंट्स हर सर्किल पर लाई कर रहे हैं। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो हमारा फॉर्मूला होता है सर्किल का, x² + y² = r²। इसको मैं लिख सकता हूँ x² + y² - r² = 0। x और y मेरे हो जाते थे ये वाले पॉइंट्स। ठीक है। और r मेरा हो जाता था, नहीं, हाँ, आर तो मेरा हो गया रेडियस, और एक्स और वाई मेरे हो जाते थे। अच्छा, ये मान के चलता है कि ये ओरिजिन पर मेरा, मतलब कि ये 0,0 पर है यहाँ पर। बट इसी में अगर हम लोग x - x1 का स्क्वायर प्लस y - y1 का स्क्वायर इक्वल -r² = 0, मतलब कि मैं एक इक्वेशन में फिट करता था। मैं देखता था कितने पॉइंट 0 पर लाई कर रहे हैं। जिस सर्किल में सबसे ज्यादा पॉइंट 0 पर लाई करते थे, उस सर्किल को मैं मानता था वो मेरा प्रॉपर सर्किल है, आंख का सर्किल है। बट इसमें दिक्कत क्या है कि मैंने इस पॉइंट को लेकर सारे सर्किल बनाए। हो सकता है कि मेरे सारे सर्किल इस पॉइंट से लेकर हो सकता है मेरे सारे सर्किल, बेस्ट सर्किल इस पॉइंट से लेकर हो। इसको सेंटर मान लो या इसको सेंटर मान लो। ठीक है। मान लीजिए कि मेरा बेस्ट सर्किल
इस पॉइंट को लेकर था और ये मेरे पास मेन आंख की इमेज आ रही थी। तो मुझे क्या करना पड़ता था, मुझे पूरी ये मेरी जो इमेज आई थी, जो मेरी इनपुट इमेज थी, ठीक है, इस इनपुट इमेज में मेरे पास लाखों पिक्सल्स होते थे, तो मुझे लाखों बार, मतलब लाखों बार, मतलब लिटरली अगर मैं इस अप्रोच का यूज करूंगा तो मुझे मिलियंस ऑफ टाइम्स क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट पॉइंट एज सेंटर, ठीक है। पहले लेना पड़ता था कि मुझे डिफरेंट, मतलब कि हर एक पॉइंट को मानना पड़ता था ये सेंटर है, चेक हाउ मेनी पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्किल विथ रेडियस एक्स, ठीक है। तो पहले मुझे सारे पॉइंट्स, मान लीजिए मेरे पास इसमें 1000 पॉइंट्स, मतलब इस इमेज में, मतलब मेरा सर्किल यहाँ भी हो सकता है, 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 इस तरह मेरे पास 1000 पॉइंट्स है, ठीक है। उसके बाद कितने मैं रेडियस चेक कर सकता हूँ, तो मुझे एक का भी देखना है, दो का भी देखना है, तीन का भी देखना है, चार का भी देखना है। तो मान लो कि मुझे 100 रेडियस चेक करने हैं, तो मेरे पास 1,00,000 सर्किल बनाओ, 1,00,000 सर्किल पर चेक करो कितने पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, जिस सर्किल पर मैक्सिमम पॉइंट्स लाई कर रहे हैं उस सर्किल को मान लो कि मेरा वो मेन आइरिस वाला सर्किल है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा फास्ट किया मैंने, कैसे कर सकता था मैं, मैंने कहा कि भाई मैं, मेरा आइरिस जो आएगा वो बीच में ही आएगा, राइट, मेरा आइरिस जो आएगा बीच में आएगा, तो मैं इतने पॉइंट्स को इग्नोर कर देता था, मैं खाली इतने में ही चेक करता था, और उसके बाद भी उसको भी मैं बीच में रखता था, मैं ऊपर के इतने इग्नोर कर देता था और नीचे के कुछ इग्नोर कर देता था। अब मेरे पास 1,00,000 की जगह चलो मान लो 10,000 पॉइंट्स आ गए, 10,000 कंपैरिजन मुझे अभी भी करने हैं, और 10,000 में बहुत कम बोल रहा हूँ, ऐसे मुझे काफी ज्यादा करने होते थे। तो मैं, अब इसका सोल्यूशन क्या निकला, इसका सोल्यूशन निकला, आया एक हफ ट्रांसफॉर्म। हफ ट्रांसफॉर्म क्या करता था, आप 3 पॉइंट लेकर वो बता देता था कि इन 3 पॉइंट से पास होने वाला सर्किल का रेडियस और वो क्या है, परफेक्ट। हफ ट्रांसफॉर्म क्या करता था, आप इसे कोई भी 3 पॉइंट दे दो, ये बता देता था कि इन 3 पॉइंट से पास होने वाला सर्किल का सेंटर कहाँ लाई करेगा और उसकी रेडियस क्या होगी। तो अब मुझे क्या करना पड़ा, अब मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, अब मैंने खाली अपना आइरिस वाले जो मेरे पास एच पॉइंट्स थे इसको मैंने पास कर दिया हफ ट्रांसफॉर्म को, और इसने मुझे निकाल के बता दिया कि इसका इन सबसे ज्यादा पॉइंट से पास होने वाले का सेंटर और सर्किल कहाँ पर है। तो इसने मेरा आई, मतलब कि आई फाइंड करने का काम बहुत आसान कर दिया। बट ये भी एक मैथमेटिकल ट्रिक थी, इसमें पूरा है वो, मतलब बहुत प्यारी एल्गोरिथम है, कैसे वो निकाल कर उसका देता है, कहाँ पर सबसे ज्यादा इंटरसेक्शन होते हैं उस पॉइंट को लेकर ये निकाल के देता है। बट ये भी मैथमेटिकल ट्रिक, ठीक है। इसमें भी मुझे टाइम लग जाता था। अब हफ ट्रांसफॉर्म, अगर मेरे पास 1,00,000 इमेजेस हैं, ठीक है, अगर मेरे पास 1,00,000 इमेजेस हैं, तो अगर मैं इसके ऊपर हफ ट्रांसफॉर्म लगाता था तो मेरा 3 दिन का एक्सपेरिमेंट का रन टाइम होता था, 3 दिन तक मेरा एक्सपेरिमेंट चलता रहता था। फिर आई क्या, मशीन लर्निंग। मेरे पास इमेजेस थी, ठीक है, मैंने अराउंड 1000 इमेजेस में बता दिया कि इस एरिया में आयरिस है, ठीक है, इसमें बता दिया यहाँ पर आयरिस है, इस एरिया में यहाँ बता दिया आयरिस है, इस एरिया में यहाँ बता दिया आयरिस है। मैंने जितनी इमेजेस थी मेरे पास आंख वाली, उसमें मैंने, मतलब जैसे अगर बहुत ही मछली बना दी मैंने आंख की जगह, तो मैंने यहाँ बता दिया कि यहाँ पर आयरिस है। मैंने अराउंड 1000 इमेजेस में कर दिया, ठीक है। फिर मैंने मशीन लर्निंग लगाई और मैंने कहा ये देखो, अगर तुम्हारे पास इस तरह की इमेजेस आती हैं तो मुझे ये वाला एरिया चाहिए। मैंने उसको इनपुट क्या दिया, मैंने उसको इनपुट दिया इमेज आंख वाली, और मैंने कहा कि मुझे आउटपुट चाहिए खाली ये वाला एरिया, और मैंने उसको बता दिया कि ये अगर आप इमेज है तो इसमें यहाँ पर है। मैंने 1000, मतलब एक दिन बैठ के काम, 2 दिन मान लो मैंने बैठ के काम किया है,
मशीन लर्निंग लगाई है, 2 एल्गोरिथम हम लोगों ने यूज करी थी, HOG प्लस HVM, ठीक है। उसके बाद से मुझे कुछ करना ही नहीं था। मुझे नहीं मतलब वो कैसे ढूंढ के ला रहा है, वो कैसे सर्किल ढूंढ के ला रहा है, लेकिन वो मेरे को हर बार मेरी इमेज में सर्किल बना के दे रहा था कि इस एरिया में आपका सर्किल है, इस एरिया में आपका सर्किल है, इस एरिया में आपका सर्किल है। मैंने एक बार खाली उसे डेटा दिया, ठीक है। अब मैं उसे कुछ नहीं बता रहा हूं कि सर्किल ऐसे बनता है, मैंने उसे कुछ नहीं बताया कि सर्किल ऐसे बनता है, मैंने उसे ये भी नहीं बताया कि सर्किल आपका इस जगह पर बनता है। मैंने बस कहा कि मुझे ये इनपुट है, मुझे ये आउटपुट चाहिए, 2 + 2 है, मुझे 4 चाहिए, मुझे 3 2 है, मुझे 5 चाहिए, मुझे 17 13 है, मुझे 30 चाहिए। मैंने कहा बस मुझे ये चाहिए, ये कैसे लेकर आ रहे हो मुझे नहीं पता। तो जो मैंने 2 साल अपने बर्बाद किए हफ ट्रांसफॉर्म, सर्किल फाइंडिंग और इन सब में किए, मशीन लर्निंग वो काम मेरा 2 दिन में किया। मतलब 2 दिन मतलब नॉलेज तो कब की चल रही होगी, लेकिन एक बार मैंने कर दिया। फिर वो उसमें सर्किल फाइंड कर रहा है, उसमें ट्रायंगल फाइंड कर रहा है, रेक्टेंगल फाइंड कर रहा है, मुझे नहीं मतलब है, बट वो डेटा को देखता है और बता देता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में आपका सर्किल है। ये चेंज है, ये पैराडाइम चेंज है सोच बदलने वाला मशीन लर्निंग और कोडिंग में। कोडिंग में आपको खुद से सर्किल ढूंढो, खुद से काम करो, सर्किल कैसे बनेगा, सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है, कौन सा सर्किल बढ़िया रहेगा, कौन सा सर्किल घटिया रहेगा, ये सब दिमाग लगाओ। हाँ, हो सकता है उसके बाद कि आप एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इमेजेस में बहुत बढ़िया काम कर लीजिए, जैसे मैं हो गया था 2 साल, लेकिन वही काम मैंने मशीन लर्निंग को दिया। मैंने उसका कहा कि ये मेरा इनपुट है, ये मेरा आउटपुट है, मुझे ये चीज चाहिए। उसने डेटा देखा, उसने डेटा से सीखा, और उसके बाद उसने मुझे क्या, उसने मुझे कुछ नहीं दिया, उसने मुझे खाली एक बॉक्स दे दिया, बोला कि आप अपनी इमेज दो, मैं आपको आइरिस दूंगा। ये काम करने में मुझे 1 दिन लगा था। तो अब ये कैसे कर रहा था, कैसे नहीं कर रहा था, मुझे नहीं मतलब था। सर वो भी कुछ सिमिलर थिंग ही रहा था, लेकिन इतना इंट्रिकेट की सर्किल बनाओ, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं कर रहा था। ये डिफरेंस होता है कोडिंग और एमएल कि एमएल से आपको आउटपुट मिल जाएगा, बट जरूरी नहीं है कि आपको पता हो कि आउटपुट कैसे आ रहा है। क्या वो सेम कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है जो एक रियल लाइफ वर्ल्ड में यूज होता है? नहीं, कुछ नहीं कह सकते। कोडिंग में आपको पता होना चाहिए कि आपका कोड कहाँ से आ रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा है, कैसे करोगे आप। तो ये एक दूसरी सोच का तरीका है, ये एक नई सोच है स्टार प्लस वाली सोच, नई जिंदगी में। ये आपका फिलहाल तो दूरदर्शन ही है, ये अच्छा करना बंद कर दिया उन्होंने, लेकिन हाँ, पता आपको दोनों होना चाहिए क्योंकि एमएल के लिए भी आपको कोडिंग तो करनी ही पड़ेगी। हाँ, कोडिंग आपकी बहुत कम हो जाएगी, आपका टाइम बहुत कम हो जाएगा, आपका टाइम फिर दूसरी चीजों में लगेगा इंस्टेड ऑफ की सर्किल कैसे बनाते हैं। आपका दूसरी दूसरी चीजों में लगेगा यार जो उसने फाइंड किया है वो अच्छा है कि नहीं है, इन सब चीजों में टाइम जाएगा।